प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 7th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे हैं जीवों में श्वसन। अब तक हमने देखा कि वायवीय श्वसन क्या होता है और अवायवीय श्वसन क्या होता है, इनमें किस प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन होता है। आइए अब देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या है? अपने नथुनों, नाक के छेदों और मुंह को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक बिना सांस लिए यानी कि इन दोनों को बंद रख पाते हैं। कुछ समय बाद अपने आप ने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट कीजिए जब तक कि आप अपनी सांस को रोके रख सकें। ठीक है, बुझ ने नोट किया कुछ देर तक सांस रोकने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः आप जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक नहीं जीवित रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से भरी हुई, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है। सतत यानी कि लगातार चलने वाला प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है, लगातार होता रहता है बिना रुके। अगर रुक गया तो समझो वो जीवन ही नहीं रहा, फिर इंसान मर जाता है। वो कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। देखो, 1 मिनट में जितनी बार सांस लिया, बाहर छोड़ा, अंदर लिया, बाहर छोड़ा, अंदर लिया। ठीक है ना बेटा? एक बाहर छोड़ना, एक अंदर लेना, एक बार बाहर छोड़ना, एक बार अंदर लेना, तो ये क्या कहलाएगा? ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक श्वसन कहलाएगा ये। ठीक है ना? यानी कि एक बार में होना। तो देखो बेटा, अंतःश्वसन क्या था? अंदर सांस लेना। उच्छ्वसन क्या था? बाहर सांस निकालना। ठीक है बेटा? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। एक सांस का मतलब क्या है? एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन, यानी कि एक बार सांस अंदर लेना और एक बार बाहर लेना। इन दोनों के जोड़े से एक सांस बनता है। ठीक है बेटा? क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? हाँ बेटा, अवश्य ही शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसे मान लीजिए हम आराम कर रहे हैं तब हमारी श्वसन दर कम हो जाएगी और जब हम बैठे हैं तो थोड़ी अधिक हो जाएगी, और जब हम कोई जैसे कि अधिक ऊर्जा वाला काम कर रहे हैं, जैसे कि तेज़ चल रहे हैं तो और अधिक हो जाएगी। अगर हम दौड़ रहे हैं तो और भी अधिक हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिए, इसमें क्रियाकलाप 10.2 में लिखा है, हमें पता नहीं चलता है कि हम सांस ले रहे हैं, इसलिए आप कोशिश करें तो सांस की गणना कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए शांत से बैठ जाइए, पता लगाए कि आपने 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लिया, कितनी बार बाहर छोड़ा। क्या आप उतने ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन कर रहे हैं? जब तेज़ चलने और दौड़ने के बाद अपने श्वसन दर की गणना कीजिए, फिर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा? तो अपनी श्वसन दर को अपने सारणी 10.1 में लिखना है। ठीक है ना? इस प्रकार से अलग अलग दोस्तों के नाम भी लिख सकते हैं वो। ठीक है? उसके बाद देखो क्या लिखा है इसने, सामान्य अवस्था में 10 मिनट तेज चलने के दौरान 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम अवस्था में। तो इस प्रकार विभिन्न स्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन निकल आएगा। ठीक है बेटा? आगे देखिए क्या लिखा है इसने। उपयुक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति चाहिए। यह भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? स्पष्ट ही बात है। हम जिस दिन खेत में जाते हैं और कुछ काम करते हैं या बहुत अधिक काम करते हैं, जिससे मान लीजिए हमारे घर में निर्माण कार्य यानी कि चुनाई कार्य चल रहा है या कुछ और काम चल रहा है, हमने ज़्यादा ही काम कर लिया, मिट्टी वगैरह ढोने का, ईंटें वगैरह ढोने का, तो हमें ज़्यादा भूख लगती है ना। और माँ बड़ी सियानी है, उससे साइंस भले ना पढ़ी हो, वो क्या करती है, जिस दिन हम लोग या पापा बहुत सारा काम करके आते हैं खेत वगैरह में, कहीं पर भी चुनाई वगैरह से, तो वह हमें चूरमा या हलवा देती हैं, है ना बेटा? दादी माएँ, उनको पता है इनसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। इनसे शरीर के अंदर से जो एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हुई है, हमारे शरीर की फैट बर्न हुई है, उसकी भर्ती पूर्ति हो जाएगी। ठीक है बेटे? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर छोड़ता है। ठीक है बेटा? यानी कि किसी व्यक्ति की विश्राम, किसी वयस्क सामान्य व्यक्ति की, ना बीमार है वो, ठीक है ना, बूढ़ा है, किसी वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में जो औसतन श्वसन दर है वो क्या होगी बेटा? 15 से 18।
ओके। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट बढ़ जाती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो न केवल तेजी सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है इसमें। क्रियाकलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर कम होगी और किस क्रियाकलाप में श्वसन दर अधिक होगी? अपने अनुभवों के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों की श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में व्यक्त कीजिए। चित्र 10.3, अच्छा 10.3 में ना इनको ना बढ़ती श्वसन दर के अनुसार व्यक्त करना है। ठीक है ना, जिस व्यक्ति सो रहा है इसको तो बहुत श्वसन दर कम होगी इसकी, पढ़ रहा है उसकी थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है उसकी ज़्यादा होगी, जो कपड़े धो रही है उसके बाद उसकी होगी, उसके बाद जो अंकल चल रहे हैं, बुजुर्ग हैं वो चल रहे हैं उनकी होगी, और जो लड़की दौड़ रही है इसकी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है बेटे, आगे देखो हम श्वास कैसे लेते हैं। आइए अब हम श्वसन की क्रियाविधि को जानें। सामान्यतः हम अपने नथुनों से वायु अंदर लेते हैं और जब वायु को श्वसन द्वारा ग्रहण कर लेते हैं, अंदर लेते हैं, तब हमारे नथुनों में तब यह जो वायु है नथुनों से नाक के छेदों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। देखो वक्ष गुहा, छाती की गुहा। ठीक है बेटा, वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती, साइड में पसलियों से घिरी रहती है। यह बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है, यानी कि मध्य पट कहलाती है। ठीक है बेटा, एक यह पेशीय परत है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित है। कैसे बेटा, देखो हम अंदर सांस लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठ जाएंगी और डायाफ्राम नीचे जाएगा, इससे फेफड़े खिंच जाएंगे और फेफड़े ज़्यादा स्थान ग्रहण कर लेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें, अंतर श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर और बाहर की ओर, यानी कि गले की तरफ जाएंगी और हमारी छाती से बाहर की ओर आएंगी, और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति से क्या होता है, हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है गति, और वायु फेफड़ों में भर जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाएंगी, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर आ जाएगा। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है और फेफड़े अधिकांश जो खाली हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो, ये देखो गतियाँ दिखा रखी हैं मानव में श्वसन की क्रियाविधि। देखो इस व्यक्ति की पसलियाँ ऊपर की ओर, ठीक है ना, और बाहर की ओर। ठीक है, और डायाफ्राम नीचे की गति करता है। देखो वक्ष गुहा बड़ी हो गई ना, उसके बाद उच्छ्वसन में क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर और अंदर की ओर, और डायाफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है और वायु बाहर धकेल दी जाती है। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो अपने शरीर में इन गतियों को आसानी से, जब सांस लो ना, गहरी सांस लो, लेकर देखो, आप देखोगे अपनी छाती पर हाथ रख के देखो, आपकी छाती जो है ऊपर की ओर आ जाएगी, और जब आप सांस लंबी सांस छोड़ोगे तो जो छाती है यानी कि जो आपकी पसलियां हैं वो नीचे की ओर चली जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, धूम्रपान। धूम्रपान जो है वो क्या करते हैं, फेफड़ों को क्षति पहुंचाते हैं, यानी कि जैसे कि बीड़ी सिगरेट आदि पीना, तंबाकू पीना, जैसे कि हुक्का वगैरह पीना। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है, इससे अवश्य बचना चाहिए, बहुत बुरी बीमारी है। ठीक है बेटा, ऊपर क्या दिया हुआ है, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण, जैसे कि धूम्र यानी कि धुआं, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। हालांकि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार भी चले जाते हैं और यह गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। ठीक है ना, हमारे जो नाक है ना, नथुने हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बाल है ना, उन बालों का यही काम है कि वो वायु को छानने का काम करते हैं। सावधानी बरतें, जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा निकाले गए कण को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतर श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है आज के ज़माने में। कोरोना वायरस की एक बड़ी सावधानी है कि छींकते वक्त अपने नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकिए। इससे क्या होता है, आपके द्वारा छींके गए जो कोरोना वायरस के कण हैं वो दूसरे व्यक्ति में प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, कोरोना वायरस ही नहीं, आगे कोई बीमारी आती है तब भी, या सामान्य जुकाम होता है तब भी, कुछ भी समस्या हो, छींकने के लिए तो बेटा अपना रुमाल ही प्रयोग करना चाहिए।
ठीक है ना। या कभी आपने देखा हो किसी को जो लोग रुमाल वगैरह नहीं रख पाते हैं मजबूरी से, जैसे कि, तो वो अपने ना कंधे की तरफ छींकते हैं, अपने बाजू के कपड़े में छींकते हैं ताकि अपने अंदर ही रह जाए कण। ठीक है बेटा, हालांकि में रुमाल का प्रयोग करना चाहिए, बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है धूम्रपान के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। इसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे। इसी के साथ बेटा थैंक यू।